मैं हूं सचिन, साहित्य सहचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं पेपर सेकेंड में हिंदी साहित्य का इतिहास। यह हिंदी साहित्य के इतिहास पर हमारी दूसरी वीडियो है। यदि आप पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो, कोई दिक्कत न हो। हमारी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आधार बनाकर ही होगी, क्योंकि यही ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास पेपर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो हम पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने से पहले लिखे हुए इतिहास ग्रंथों में जो शामिल इतिहास ग्रंथ का जिक्र करते हैं, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के जो इतिहास ग्रंथ थे उनको वो कवि वृत्त संग्रह कहते हैं। और इस तरह उनका प्रतिवाद करते हुए अपने प्रथम संस्करण के वक्तव्य में शुक्ल जी कहते हैं कि सारी रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यानी इससे पहले के जो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश की गई है उसको शुक्ल जी पूरी तरह से नकारते हैं और कहते हैं यह इतिहास ग्रंथ नहीं है। आगे वो काल के नामकरण का आधार बताते हुए कहते हैं कि काल का नामकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। पहला ग्रंथों की प्रचुरता पर और ग्रंथों की प्रसिद्धि पर। यानी जिस तरह की जिस प्रवृत्तियों की ग्रंथों की प्रचुरता होगी और जिन प्रवृत्तियों की ग्रंथों की प्रसिद्धि होगी, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर हम किसी भी काल का नामकरण कर सकते हैं। शुक्ल जी आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखते हैं, क्योंकि इन्होंने जिन ग्रंथों को अपने इतिहास ग्रंथ का सहारा बनाया, आधार बनाया, उनमें वीरगाथा काल की प्रवृत्तियां ज्यादा तौर पर ज्यादा मिलती हैं। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में वीरगाथा काल में 12 ग्रंथों को आधार बनाया, जिनमें 4 रचनाएं अपभ्रंश की थी और 8 रचनाएं देश भाषा या बोलचाल की भाषा में थी। 4 रचनाएं जो अपभ्रंश भाषा की थी उनमें हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता का शामिल है। यहां से प्रश्न आ सकते हैं कि अपभ्रंश में किन रचनाओं को शुक्ल जी जिक्र किए हैं, और या ऐसा भी आ सकता है कि इन चारों में से कोई एक हटा देगा और वो पूछेगा कि कौन सी रचनाएं शामिल हैं या नहीं है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप याद रखने के लिए देख सकते हैं, हमने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है। राजा हम्मीर ने अपनी विजय का कीर्ति पताका फहराया, है ना। राजा हम्मीर जो थे अपनी विजय की कीर्ति पताका फहराई, इस तरह आप याद कर सकते हैं। और जो 8 रचनाएं हैं जो देश भाषा या बोलचाल की भाषा में रची गई हैं, उनमें 8 रचनाओं में शामिल हैं खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, जिनमें उन्होंने शामिल किया। यह परमाल रासो आल्हा का मूल रूप था। जब शुक्ल जी ने इस्तेमाल किया तो यह आल्हा का उनके पास मूल रूप विद्यमान था। खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं कि जिन 8 रचनाओं जो देश भाषा में शामिल है उनमें किन रचनाओं को शुक्ल जी ने शामिल किया है, या इस तरह प्रश्न पूछ जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं नहीं है इन 8 रचनाओं में। तो आप याद करने के लिए देख सकते हैं कि एक राजा था जिसकी खूबी थी कि उसने पूरे पृथ्वी पर राज किया और सब जगह पूरे पृथ्वी पर जय हासिल की। कितनी बार? 2 बार या बहुतों बार। आप याद करने के लिए यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल किए हैं तो 2 बार कर सकते हैं। और उस विजय में जो शामिल जो 2 योद्धा थे बड़े बड़े, आल्हा और उदल, जिनके आधार पर परमाल रासो रचा गया है, उन आल्हा और उदल के बखान में लोग उनके कथाओं को गाते थे। किस तरह? खुशी खुशी गाकर विद्यापति की पदावलियां गाते थे। विद्यापति की पदावलियां कैसी हैं? श्रृंगारिक पदावलियां हैं। तो श्रृंगारिक पदावलियां सब लोग गाते हैं। तो इस तरह आप याद रखने के लिए यह देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे शुक्ल जी कहते हैं, मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। इस तरह शुक्ल जी कहते हैं कि मुझसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं वह कवि कीर्तन है, लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना चाहता हूं। आगे कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है ना। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल का ही नाम दे देते हैं। उन्हें लगता है कि गद्य जो है आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन है, इसलिए उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। अपने इतिहास ग्रंथ को की निर्मिति में जिन विद्वानों का नाम उन्होंने लिया है, उनमें राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास, बीए के ग्रंथ हिंदी कोविद रत्नमाला और पंडित रामनरेश त्रिपाठी के कविता कौमुदी, श्री वियोगी हरि के व्रज माधुरी सार। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि किन ग्रंथों का जिक्र उन्होंने आभार स्वरूप स्वीकार किया है। आगे यह शायद हमने कभी एक बार देखा था कि यह प्रश्न आया था, तो हमने इसे ले लिया। शुक्ल जी अपने प्रथम संस्करण के सबसे नीचे की लाइन में कहते हैं, आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। तो यह नाम महत्वपूर्ण है कि आधुनिक काल का प्रकरण लिखते हुए शुक्ल जी ने इन अपने किसी बंधु का मित्र का सहारा लिया। तो आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल पर। कुछ मुख्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। हमने बताया था पिछली वीडियो में भी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक मानते हैं, और उसमें उस काल में राजा कौन थे? महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ पीछे तक मानते हैं। और ऊपर ये बताते हैं कि जो अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता जो मिलता है, जो ग्रंथ मिलता है, कहाँ मिलता है? तांत्रिकों और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक साहित्यों में रचनाओं में मिलता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बढ़ती हुई पाते हैं। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि मुसलमानों की चढ़ाई जब आरंभ हुई तो हिंदी साहित्य अपना एक विशेष आकार लेने लगती है। अभी देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके इस कथन पर विवाद हुआ है और उसमें किन विद्वानों ने क्या कहा है। आगे शुक्ल जी कहते हैं, जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता की गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी, है ना। आदि काल में जो समय है उसका जिक्र इन्होंने कहा है कि वह लड़ाई भिड़ाई का समय था और वीरता के गौरव का समय था। इसीलिए वीरता के गौरव का समय था, इसीलिए वीरता परक रचनाएं होती थी। राजाओं को उकसाने के लिए, राजाओं को लड़ाइयों के लिए उनके जो चारण थे, उनके जो कविगण थे, उनको प्रोत्साहित किया करते थे। आगे कहते हैं कि अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं
वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ये जो आखिरी पंक्ति है, यह पंक्ति आ चुकी है और यह पंक्ति पूछी भी जा चुकी है इस तरीके से कि यह पंक्ति शुक्ल जी के इतिहास के किस प्रकरण में है शामिल है। कहते हैं कि जैसे पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में प्रचलित है कि जो पुराने चावल होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, उनके स्वाद अच्छे हो जाते हैं, तो उसे बड़े आदमी लोग खाने लगते हैं। तो उसी तरह कोई भाषा जब बहुत देर तक चलती है और वह मज जाती है एकदम, तो वह साहित्य की योग्य हो जाती है और वह पुस्तक के लिखने योग्य समझी जाती है। तो यह प्रकरण जो है वो फुटकल रचनाएं जो प्रकरण है, उस प्रकरण में यह पंक्ति शामिल है, तो आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में आदिकाल पर जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका, हमने बताया था हिंदी साहित्य की भूमिका कब प्रकाशित हुई थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका कब प्रकाशित हुई थी। तो आइए चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के बहाने इस पुस्तक का आरंभ हुआ था, है ना। हिंदी साहित्य की जो भूमिका लिखी गई है वो उसका उद्देश्य हिंदी भाषी जनता के लिए नहीं था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में रहते थे विश्व भारती विश्वविद्यालय में, तो वहां के अहिंदी भाषी साहित्य समाज के लिए उन्होंने यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। आगे वह कहते हैं, दुर्भाग्यवश हिंदी साहित्य के अध्ययन और लोक चक्षु गोचर करने का भार जिन विद्वानों ने अपने ऊपर लिया है, वे भी हिंदी साहित्य का संबंध हिंदू जाति के साथ ही अधिक बतलाते हैं और इस प्रकार अनजान आदमी को दो ढंग से सोचने का मौका देते हैं। अभी हम पहले बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब मुसलमानों की चढ़ाइयाँ प्रारंभ होती हैं तो हिंदी साहित्य एक विशेष रूप में बदलने लगती है। तो उसका बहुत तगड़ा विरोध करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसका वो पूरे जोरदार तरीके से विरोध करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यह हिंदू जाति के हथदर्प का या उसके पराजित मानसिकता का परिचय है कि मुसलमान जब आते हैं तो एक साहित्य एक नए तरीके से ढलने लगता है। आगे वो कहते हैं कि हाँ, दो ढंग से सोचने का मौका अहिंदी भाषी क्षेत्र हमारे हिंदी साहित्य के बारे में सोचते हैं, ऐसा द्विवेदी जी का मानना है। और वो कहते हैं कि पहला मानना ये है, एक यह कि हिंदी साहित्य एक हथदर्प पराजित जाति की संपत्ति है, इसलिए उसका महत्व उस जाति के राजनीतिक उत्थान पतन के साथ अंगांगी भाव से संबंध है ना। कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल को टारगेट करके ये लिखते हैं कि जिस तरीके से शुक्ल जी ने लिखा उससे तो यही जान पड़ता है कि हिंदी साहित्य एक हथदर्प पराजित जाति की संपत्ति है ना। और आगे कहते हैं कि दूसरा यह कि ऐसा न भी हो तो भी वह एक निरंतर पतनशील जाति की चिंताओं का मूर्त प्रतीक है जो अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मैं इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हूं। आगे वो कहते हैं, यह जो लाइन है वह द्विवेदी जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियों में गिनी जाती है, जिसे आपको याद रखना बेहद जरूरी है। ऐसा करके मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा वह आज है। तो शुक्ल जी की बातों का पूरी तरीके से खंडन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमानों के आने से हिंदी साहित्य का आदिकाल एक विशेष रूप में बदलने लगता है। यह भारतीय चिंताधारा का एक स्वाभाविक विकास है। द्विवेदी जी कहते हैं कि
मेरी दृष्टि में सही बात तो यह है कि मुसलमानी शासन के प्रभाव से अवस्था चाहे जो कुछ भी क्यों न रही हो, उसके पहले प्राकृत और अपभ्रंश की कविताएं संस्कृत के समान ही आदर पाती थीं। अब हम देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ था। इनमें जो मुख्य पंक्तियां हैं कुछ हम उन पर ध्यान देंगे। किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहां की जा सकती है जहां वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस बात का संकेत किया है। यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उन्हीं की बातों को समर्थन करते हुए यह पंक्ति लिखी है, क्योंकि शुक्ल जी भी ऐसा मानते हैं कि जो धार्मिक कर्मकांड या सांप्रदायिक भावना से ग्रस्त होकर या उपदेशात्मक जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, जैसे उन्होंने कहा कि सिद्धों और नाथों की जो इतिहास ग्रंथ है वो धार्मिक कर्मकांड या सांप्रदायिक भावना से ग्रस्त हैं और उनमें रहस्य भावना है, तो हम ऐसे साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास की कोटि में नहीं रख सकते। तो यही बात तो कह रहे हैं चतुर्वेदी जी कि हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान वहां से की जा सकती है जहां वह धार्मिक कर्मकांड और रस भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। यानी चतुर्वेदी जी भी यही कहना चाहते हैं कि हम भी साहित्य के इतिहास में उन्हीं चीजों को शामिल कर सकते हैं जहां से वह धार्मिक कर्मकांड और रस भावना से मुक्त होगा। आगे कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में, क्योंकि जिस तरीके से आदिकाल विषयों के मामले में वैविध्यपूर्ण था, विषयों के चुनाव के मामले में वैविध्यपूर्ण था, भक्ति, रीति, नीति, वीर गाथात्मक चीजें लिखी जाती थी, यानी कि विषयों की बहुत सारी कैटेगरियां थी, सूचियां थी, किसी पर भी साहित्य लिखा जा सकता था। उसी प्रकार आधुनिक काल में भी थी। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा का, बहुत सारे रूपों का वैविध्य है। अब आगे हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को शुरू करते हुए प्रकरण 2 पर हम बात करेंगे, जो अब जिसका नाम अपभ्रंश काव्य है। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। मित्रों, आपको पता होगा कि कोई भी भाषा पहले साहित्यिक रूप में नहीं बनती है, वह बोल चाल में आती है। पहले बोल चाल में जब वो घिसती है, मजती है, तब उसे साहित्यक लोग, कवि लोग, लेखक लोग उसे अपनी साहित्य की भाषा बनाते हैं और इस तरह उसे पुस्तकों में दर्ज करते हैं, तो उसका मानकीकरण होता है और वो एक समृद्ध और मानक भाषा के रूप में बनती है। तो उसी प्रकार अपभ्रंश कैसे बनी है, वो प्राकृत से बिगड़ कर बनी है। पहले वह बोलचाल की भाषा बनी, बाद में वह कुछ पुराना पड़ गया, तो वह काव्य रचना के लिए प्रयोग की जाने लगी। अपभ्रंश नाम इसीलिए पड़ा है। अपभ्रंश मतलब भ्रंश हुआ, टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ, तो यह प्राकृत से बिगड़कर अपभ्रंश बना है। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। हम देखते हैं कि अपभ्रंश नाम कहाँ कहाँ आया है, अपभ्रंश की जो अपभ्रंश भाषा है वो कहाँ पे, किन किन ग्रंथों में उसका जिक्र हुआ है। तो हम देखते हैं कि भरत मुनि ने, जो जिनका समय विक्रम की 3री शती है, उन्होंने अपभ्रंश का नाम देश भाषा दिया है। देश भाषा यानी बोलचाल की भाषा के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है। प्राकृत प्रकाश के रचयिता वरुचि
में ने अपभ्रंश का कोई उल्लेख नहीं किया है। और भामह ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सा? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। यहाँ हमने कुछ खाली जगह छोड़ा है। इससे पहले जो हमारे साहित्य सचर के YouTube चैनल पर एक वीडियो छोड़ी गई है जिसमें संस्कृत आचार्यों के कालक्रम पर बात की गई है। आप हमें बताएंगे कि भामह का जो समय है क्या है और वहाँ यहाँ उसे भरा जाना होगा। जो भी होगा आप हमें बताएंगे, आप उसे जरूर देखिए। अपभ्रंश नाम सबसे पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है ना। अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ आया? बल्लभी के राजा धारसेन। याद करने के लिए वल्लभ हम लोग कहते हैं जिससे किसी चीज को मारा जाता है, बल्लम हम लोग कहते हैं ना। उसमें क्या होता है? धार होता है। तो बल्लभी के राजा धारसेन, उसके पिता गुहसेन, उसने जब शिलालेख लिखवाया अपने पिता के बारे में, उसके पिता कवि थे, तो उसने लिखवाया कि मेरे पिता संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि थे। आगे देखते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलने लगता है। और यह जो 7वीं शताब्दी में मिलता है, उनमें कहाँ मिलता है? तो बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों के ग्रंथों में मिलता है ना। सिद्धों के ग्रंथों में, जैनों के ग्रंथों में अपभ्रंश के ग्रंथ मिलने लगते हैं। मित्रों, यह सिद्ध जो हैं उनके बारे में हम यहीं पे कुछ जान लेते हैं। सिद्ध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के सदस्य हैं जिन्हें हम सिद्ध कहते हैं। बौद्धों का जो रूप बिगड़ा, उसमें जो 2 ग्रुप बने, उसमें एक वज्रयान शाखा हुआ और एक महायान शाखा हुआ। सिद्धों में 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं, है ना। और जो सिद्ध थे वो भारत देश के पूर्वी भागों में, यानी बिहार, असम, बंगाल के भागों में विशेष रूप से पाए गए। उधर ही इनका गढ़ एक तरह से मठ बना। देवसेन एक जैन ग्रंथकार थे जिनकी रचना श्रावकाचार थी। देवसेन की रचना श्रावकाचार थी। यह रचना दोहा शैली में लिखी गई, लेकिन भाषा क्या थी? अपभ्रंश, है ना। इनकी एक पंक्ति है, अक्सर ही पूछ ली जाती है। जो जिन शासन भाष्यऊ सो मई कहू सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। इसका अर्थ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको याद करने के लिए यह जो शब्द है शासन, मित्रों, आपको याद करने के लिए किसी भी पंक्ति में कोई एक की पॉइंट खोजना होगा, ताकि आप उस रचनाकार से या उसके रचनाकार के रचना उदाहरण से आप उसको जोड़ सकें। शासन, और यहाँ पे क्या है? श्रावक, श्रावण से है, श्रवण से यानी सुनना से है। श्रावण, शासन, एक की पॉइंट है। आप यहां से इस शब्द को याद रख सकते हैं, शासन, श्रावण, है ना। तो बस एक कोई की पॉइंट मिल गया तो आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा याद करिए, और यह संभव भी नहीं है याद करना, है ना। देवसेन की दूसरी रचना, पहली रचना श्रावकाचार, दूसरी रचना दब्ब सहाव पयास, यह प्राकृत में है ना, नाम यह प्राकृत में है, जिसका हिंदी नाम क्या है? द्रव्य स्वभाव प्रकाश। इसका अनुवाद किया गया, यह पहले अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका अनुवाद किया उनके प्रिय शिष्य माइल धवल ने, है ना। किसमें? गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। यह जो लिखा गया है यह अपभ्रंश में लिखा गया है, लेकिन इसका अनुवाद प्राकृत में उनके शिष्य माइल धवल ने रूपांतरण किया। आगे देखते हैं। चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहों का इस्तेमाल किया जाता था। जैनों ने, जो जैन धर्म के विद्वान थे, उन्होंने चरित्र काव्य या आख्यान काव्य जो लिखे उनमें उन्होंने
किन चौपाई और दोहों के रूपों का इस्तेमाल किया, चौपाई दोहों की पद्धति को ग्रहण की। और जैसे कि आदि पुराण, उत्तर पुराण, जसहर चरियु यानी यशोधरा चरित यहाँ पे है इसका मतलब। इसमें इन सभी ग्रंथों में क्या है, चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई है। तो आइए आगे देखते हैं। हम सिद्धों के बारे में कुछ जानते हैं। हमने बताया कि सिद्धों की संख्या कुल 84 है, जिनमें सरापा, लुईपा, विरूपा, डोम्बीपा, यह जो मित्रों पा लगा हुआ है ना, यह पा जो है यह पाद शब्द, एक आदर सूचक शब्द है। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में सबसे पहले बौद्ध गान और दोहा नाम से महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किया था, है ना। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह सबसे पहले बौद्ध गान और दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। सिद्धों में सबसे पुराने सरह या सरोज वज्र हैं। सरह क्या नाम है इनका, सरह को सरापा भी कहा जाता है ना। आदिकाल का सबसे आदिम कवि या कह लें कि सबसे पुराना कवि, जो सबसे पहला कवि है, वो सरापा को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का सबसे प्रथम कवि सरापा को ही माना है, इसलिए सरापा को राहुल भद्र भी कहा जाता है। सरापा का जो समय तय किया गया है, विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690, है ना, यहाँ पे संवत में दिया गया है। आप इसे ईस्वी में बदलेंगे तो कितना आएगा, संवत से ईस्वी में घटाने के लिए आप 57 से घटा दीजिए, कितना आएगा 633 ईस्वी, है ना, यह देख लीजिएगा। राहुल सांकृत्यायन सरापा का समय 769 ईस्वी मानते हैं। आइए देखते हैं सरापा के बारे में एक कथन। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है ना। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। हिंदी साहित्य का पहला आदिम कवि ही एक तरीके से आक्रोश भरा हो, एक तरीके से जिसमें शोभ और एक तरीके से जिसमें क्रांतिकारी प्रवृत्ति देखने को मिलती है, आक्रोश जैसा कुछ देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं हिंदी साहित्य की जब शुरुआत ही इतने अच्छे तरीके से हुई हो तो अभी भी हिंदी साहित्य इसी तरह फल फूल रहा है और अपने प्रगतिशील चिंताओं से। बच्चन सिंह का यह कथन है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। हम सरापा की कुछ रचनाओं के उदाहरण देखेंगे। जो सिद्ध लोग थे वह जनता में अपनी अंतर साधनाओं पर जोर देने को कहते थे, अपने अंदर की चीजों से बाहर की चीजों को देखने की कोशिश पर बल देते थे, और वो जो बाहरी बाह्य डंबरों की बात करते थे, उनका प्रतिकार करते थे, पंडितों को फटकारते थे। तो उनकी रचना का एक उदाहरण देखिए कि पंडिय सल सत्य बखाणी, देहई रुद्ध बसंत न जानी, अमना गमन न तेन विखंडी, तो भी लिज्जई भणई हूं पंडिय। इसमें यह कहते हैं कि जो पंडित है सल सत्य बखानी, सरल सत्य की जो बखान करता है, जो बाह्य डंबरों की बात करता है कि यह सबसे आसान है। देहई रुद्ध बसंत न जानी, देह के अंदर रुद्ध होना, बसंत न जानी, देह के अंदर रुद्ध होना यानी रुकना और बसना तो वह जानता ही नहीं, यानी कि अपने अंदर की साधनाओं को वह जानता ही नहीं है। और अमना गमन न तेन विखंडई, पुनर्जन्म आने जाने को वो पुनर्गमन को अमनागमन कहते हैं, आने और जाने। उसको तो उसने विखंडित ही नहीं किया। पंडित को फटकारते हुए कहते हैं कि उसने आने और जाने पुनर्जन्म से तो मुक्ति पाई ही नहीं। तो भी लिज्जई भड़ई हो पंडी, तब भी उसको लाज नहीं आती है, वह पंडित बना है ना। यानी कि अपने अंतर साधना पर जोर देते हुए वो कहते हैं और पंडित को फटकारते हैं जो बाह्य आचारों पर बल देते हैं। सरापा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो गाया जाता है बड़े अच्छे से। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश,
तही वट चित्त विषाम करूं, सरहे कहियो वेश। तो हम आगे देखते हैं लुइपा। सरहपा के बाद हम लुइपा को देखते हैं। इनका जो समय है वो संवत 830 के आसपास तय किया गया है। इनके उदाहरण हम देखते हैं। यह सब पंक्तियां जो है मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और आपको यह याद रखना है कि पंडिय अल सत्य बखाणे अमणा गमन नटे ने विखंडित जहीवन पवन सचरी, ये सरहपा के हैं। का तरवर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो काल, है ना, ये लुइपा की पंक्ति है। भाव न होई अभावन न जाई ऐसा संबोहे को पतियाई, है ना मित्रों। यहाँ पे हम याद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। का तरवर पंच बिडाल, का मतलब यहाँ पे किसको कहा गया है? कौवा को कहा गया है। तो कौवा कैसा होता है? काला। कौवा काला होता है ना। तो का और लू, कालू, कालू से अर्थ निकलता है कालू भाई, कहते हैं ना काला। तो कालू, है ना, काला। याद रखने के लिए ये की पॉइंट हम बना रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसे डिनोट कर लीजिएगा याद रखने के लिए, है ना। तो का तरवर पंच बिडाल, है ना, जो काला, जो कौवा है वो तरवर वृक्ष पे बैठा हुआ है और वह क्या है? पंच बिडाल है ना। जो तरुवर पर जो कौवा बैठा हुआ है, जो काला है, वह पंच बिडाल है। चंचल चिए पैठो काल। अभी हम आगे बताएंगे कि पंच बिडाल क्या होते हैं, है ना। सिद्धों में पंच बिडाल 5 तत्व हैं, या एक तरीके से कह लें कि जो 5 चीजें हैं। और यह एग्जाम में पूछा जाता है कि पंच बिडाल में से कौन से 5 में से एक नहीं है, एक को हटा दिया जाता है ऑप्शन में से और पूछा जाता है कि इनमें से कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है ना। तो इसके अर्थ को बता पाना उतने अच्छे से संभव नहीं है। अगर कोशिश किया जाए तो बता भी जा सकता है, लेकिन इतना मतलब नहीं है इसका। भावन होई अभावन न जाई ऐसा संबोही को पतियाई, है ना मित्रों। तो लुइपा की ही ये लाइन है, तो आप याद रखिएगा। अब हम आगे, हाँ, लुइपा के बाद विरूपा आते हैं, जिनका समय संवत 900 के लगभग है। इनके रचना के उदाहरण हम देखते हैं। सहजे थिर करी बारूणी साध, अजरा अमर हुई दीट कांध, है ना। वारुणी प्रेरित अंतर साधना इनकी है। विरूपा की वीरूपा व, है ना, विरूपा की वारुणी प्रेरित अंतर साधना है, तो इसलिए इनके जो एक पंक्ति है, एक ही पंक्ति डिनोट की जाती है अक्सर, यही पंक्ति, है ना। तो वारुणी प्रेरित अंतर साधना है, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं आप वारुणी साध। आगे हम देखते हैं कन्हपा। कन्हपा सिद्धों में एक महत्वपूर्ण सिद्ध है। इनका भी समय संवत 900 के बाद है ना। 900 के लगभग इनका है और इन संवत 900 के बाद है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हम देखते हैं। एक इक्कण के जय मंत्रण तंत्र, जिम्मी लोण बिलत जय पाणी एही, है ना। पढ़ने में बहुत मजा आता है ना, लगता है कि ढोलक बज रहा है भ्रंश की भाषा को पढ़ने पर, है ना। याद रख सकते हैं कण्पा की लाइन को। एक कण की जय मंत्रण तंत्र, जिम्मी लोण बिलत जय पाण यही, है ना। किसी भी तरह इसे याद कर लीजिए। कोई की पॉइंट हमें अभी इंस्टेंट नहीं सूझ रहा है, लेकिन ये लाइन जो पहली लाइन है अक्सर ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी लाइन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिम लोण बिलत जय पानी, है ना। इसका मतलब मुझे पता है कि जिसमें लोण है ना, पानी में जब नमक मिल जाता है ना तो उसका पता नहीं चलता। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में इस तरह घुले मिले हैं कि उनका पता लगाना मुश्किल है ना। जिम लोन, लोन मतलब नून, मतलब नमक, विलज्ज मतलब विला गए हैं पानी, पानी में। वज्रयानियों ने, वज्रयानी कौन है? सिद्ध। वज्रयानियों ने अपने साधनाओं में मद्य तथा स्त्रियों का सेवन आवश्यक माना, है ना। वज्रयानियों में जो सिद्ध हैं उनकी जो साधना इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने मद्य या मदिरा, शराब और स्त्रियों का सेवन एक आवश्यक अंग मान लिया था। शराब और स्त्रियों का सेवन करते थे वो, और इस तरह उसमें वो गीत भी गाते थे।
कण्हप्पा का गीत है नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहे नाड़िया। महत्वपूर्ण लाइन है गंगा जमुना माझे रे बही नाई। कितना अच्छा लगता है, इस पर एक गीत होता तो कितना मजा आता। गंगा जमुना माझे बही रे नाई। आगे देखते हैं कुक्कुरिपा। संवत इनका भी समय संवत 900 के बाद है। इनके भी एक गीत का उदाहरण हम देखते हैं। ससुरी नींद गयल बहुड़ी जाग कानट चोर नीलका गई माग। है ना, ससुरी यहाँ पे कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा मतलब कुत्ता, कुक्कुर कहते हैं ना उसको। कभी कभी हम लोग भगाते हैं तो कहते ससुरा, ससुरी भाग जाए यहाँ से। तो एक तरीके से की पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा किसी भी तरह से। मतलब इसका ये है कि ससुरी नींद गैल बहुड़ी जागह। आत्मा पर अपने अंतर साधना पर जोर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, ये बाहर के वातावरण से तुम्हारी जो नींद है, अपने को कहते हैं कि अब ये ससुरी नींद भाग गया है और हम जाग गए हैं। बहुड़ी जागा मतलब जो अपने को जान लिया है वह जाग गया है, उसका नींद भाग गया है, माया से वह मुक्त हो गया है। तो इधर की लाइनों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, बस आप ये ससुरी नींद गल बहुड़ी जागा याद रखिए। सिद्ध तांतिपा। सिद्ध तांतिपा की एक लाइन है बेंग संसार बाढ़ल जाए दुहिल दूध के बेटे समाए। है ना, जो संसार का जो वेग है, उसका जो माया है वह बढ़ता ही जा रहा है दुहिल दूध के बेटे समाए। जो भी हो इसका अर्थ उतना क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। तो इस तरह रहा मित्रों सिद्धों का परिचय। अपभ्रंश की रचनाओं का जो मिलना शुरू हुआ हिंदी साहित्य में कब से शुरू हुआ, और हम अगले वीडियो में जैन कवियों के बारे में, वीरगाथा काल के जो कविगण हैं उन पर बात करेंगे। तो हम यहीं पर यह लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों। यदि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।